हेलो बच्चों, माय नेम इज़ कृष्णा एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो जैसे कि बच्चों हम अपने इस वीडियो सीरीज में मोशन चैप्टर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं और मोशन यानी कि चैप्टर नंबर 7 क्लास 9th का हम पढ़ रहे हैं, जिसके 2 वीडियोस ऑलरेडी हमारे चैनल में डल चुके हैं। अब अगर नहीं देखें तो जरूर हमारे चैनल में जाके इसके दोनों पार्ट्स जरूर देख लीजिएगा। ये वाला जो पार्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इसमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। यानी कि ये जो पार्ट 3 है हमारे किसके ऊपर रहने वाला है, ग्राफ एंड देयर यूजेस। यानी कि हम मोशन में कौन कौन से ग्राफ होते हैं और उनके क्या क्या यूजेस हैं, इनके बारे में स्टडी करने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी करे शुरू करते हैं और जानते हैं कि ग्राफ और उसके यूजेस क्या क्या होते हैं। तो चलिए आइए बच्चों, और सबसे पहले समझते हैं कि डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ बनाया कैसे जाता है। वैसे तो आपने अपनी छोटी क्लासों में डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ ज़रूर बनाया होगा, फिर भी चलिए जल्दी से देख लेते हैं। सपोज मैंने एक जर्नी का डेटा ले रखा है, ठीक है। कोई भी बॉडी ने एक जर्नी को ट्रैवल कर रखा है, तो उस दौरान उसने कितने मिनट में कितना डिस्टेंस को कवर किया है, उस डेटा को मैंने यहाँ पे कलेक्ट कर रखा है। बिना डेटा का हम ग्राफ बना नहीं सकते। और ग्राफ हमारा क्या होता है कि एक तरीके से इस जर्नी को हम विजुअल रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। यानी कि अगर हम देखना चाहें विजुअली, अगर इसको देखना चाहें कि किस तरीके से इसने कब अपना डिस्टेंस ज़्यादा करा, कब कितने टाइम में कितना डिस्टेंस को कवर किया, ये सारी चीज़ें को अगर हम एक ग्राफ में बना देते हैं तो हम उसको बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। तो उसी लिए देखते हैं कि ग्राफ में इसको कैसे बनाया जाता है। तो डेटा को देख कर इतने अच्छे से समझ में नहीं आता है, डेटा को देख के इतने अच्छे से समझ में नहीं आता है कि उस जर्नी में किस तरीके से उस ऑब्जेक्ट ने अपने डिस्टेंस को कवर किया है, कितने टाइम पे कितना डिस्टेंस को कवर किया है। मगर अगर हम जैसे ही इस डेटा को इस ग्राफ में रिप्रेजेंट कर देंगे तो विजुअली देख के आप बड़ी आसानी से समझ सकते हो कि उस ऑब्जेक्ट का जर्नी कैसा रहा है, ठीक है। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं डेटा को। जैसे कि समय अगर मैंने यानी कि टाइम को मिनट में ले रखा है और डिस्टेंस इन मीटर ले रखा है। तो 0 जब टाइम था तो डिस्टेंस भी उसने 0 मीटर ही ट्रेवल किया। 1 मिनट के बाद वो 100 मीटर ट्रेवल कर चुका था, 2 मिनट बाद वो 150 मीटर पे था, 3 मिनट बाद वो 200 मीटर पे था और 4 मिनट बाद भी वो 200 मीटर पे था, 5 मिनट बाद वो 300 मीटर पे था और 6 मिनट बाद बच्चों वो 500 मीटर पे था। तो अगर इस डेटा को हमें ग्राफ में रिप्रेजेंट करना हो तो कैसे करें? तो देखिए बड़ा आसान है, जानते ही हो। यानी कि जब 0 यानी कि टाइम, देखिए मैंने क्या कर रखा है, एक्स एक्सिस ले रखा है और वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस को मैंने टाइम के लिए रिप्रेजेंट कर रखा है और वाई एक्सिस को डिस्टेंस के लिए रिप्रेजेंट कर रखा है, ठीक है। तो अब देखिए ग्राफ में जो आपका एक एक यूनिट का पूरा होता है, ठीक है, आपने देखा होगा एक लाइन होता है उसको 1 यूनिट कहा जाता है। तो मैंने यहाँ पे 1 यूनिट को तो 1 मिनट ही लिया है, लेकिन देखिए यहाँ पे जो 1 यूनिट है मैंने उसको 100 मीटर ले रखा है। तो हमारा जो स्केल है यानी कि वाई एक्सिस पे अगर हम देखें तो वाई एक्सिस पे जो हमारा स्केल है, ठीक है, स्केल समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमने 1 यूनिट को किसके बराबर ले रखा है, 1 यूनिट को 100 मीटर के बराबर ले रखा है, ठीक है। यानी कि हम 1 यूनिट को 100 मीटर समझेंगे। वही दूसरी तरफ अगर हम एक्स एक्सिस की बात करें तो एक्स एक्सिस में हमने कोई चेंजेस नहीं किया है, 1 यूनिट को हमने 1 मिनट ही ले रखा है, 1 यूनिट को हमने 1 मिनट ही ले रखा है, ठीक है। तो ये स्केल लिखना बहुत जरूरी होता है, उसको समझना भी बहुत जरूरी होता है, ठीक है। तो अब देखिए यानी कि जब 0 पे था तो डिस्टेंस भी 0 कवर किया था, यानी कि यहीं पे होगा पहला पॉइंट हमारा। दूसरा कोऑर्डिनेट है कि अगर टाइम 1 था तो डिस्टेंस कितना था, वो 100 मीटर था, यानी कि 1 मिनट बाद वो 100 मीटर के डिस्टेंस ट्रेवल कर चुका था। तो 1 मिनट ये रहा और 100 मीटर, यानी कि इसको किस तरीके से ये पॉइंट कहाँ पे आएगा, देखिए वो पॉइंट आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे टाइम कितना है 1 मिनट और डिस्टेंस कितना है 100 मीटर। टाइम 1 मिनट और डिस्टेंस कितना है 100 मीटर। फिर जैसे ही 2 मिनट हुआ तो डिस्टेंस कितना कवर कर चुका था 150 मीटर। तो 150 देखिए 100 और 200 के बीच में होगा, तो बिल्कुल यहाँ पे होगा, मान के चलिए, ठीक है, बिल्कुल यहाँ पे होगा। और ये 2 मिनट यानी कि 2 मिनट में वो इस वाले पॉइंट पे पहुंच चुका होगा। 3 मिनट में वो 200 मीटर की दूरी ट्रेवल कर चुका था, यानी कि 3 मिनट बाद वो 200 मीटर की दूरी ट्रेवल कर चुका था, यानी कि पॉइंट कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। टाइम है 3 मिनट और डिस्टेंस कितना कवर लिया 200 मीटर, ठीक है। फिर जैसे ही 4 मिनट होता है तो 4 मिनट में भी वो उतना ही डिस्टेंस ट्रेवल कर रखा है, यानी कि ये जो टाइम इंटरवल है, ये जो 1 मिनट है, इस दौरान यहाँ से देख के समझ में आ रहा है कि ऑब्जेक्ट ने कोई डिस्टेंस को कवर ही नहीं किया है। यानी कि 200 मीटर पे था तो 200 मीटर पे ही है, 3 मिनट बाद भी 200 मीटर पे था, 4 मिनट बाद भी 200 मीटर पे है। तो इससे क्या समझ में आता है, इससे ये बात समझ में आ रहा है कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है डिस्टेंस कवर नहीं किया है।
लेकिन जैसे ही 5वां मिनट होता है तो जो ऑब्जेक्ट है वो 300 मीटर ट्रेवल कर चुका है, यानी कि 300 मीटर का मतलब यहाँ पे आ गया है वो, ठीक है। यानी कि 5 मिनट बाद वो कुछ इस तरीके से 300 मीटर ट्रेवल कर चुका हो, 300 मीटर ट्रेवल कर चुका हो। देन जैसे ही छठा मिनट होता है तो वो 500 मीटर में पहुंच जाता है, यानी कि छठा मिनट में वो 500 मीटर में पहुंच जाएगा, यानी कि लगभग आपका यहाँ पे होगा, आपका पॉइंट यहाँ पे होगा, ठीक है। तो बच्चों जिस तरीके से देख सकते हो मैंने सारे पॉइंट्स को लोकेट कर दिया, सारे पॉइंट्स को हमने लोकेट कर दिया कि वो कितने मिनट में कहाँ पे है, उस सारे पॉइंट्स को हमने लोकेट कर दिया। अगर हम सबको मिला दें, ठीक है, देखिए पहले ऐसे, फिर इस तरीके से, फिर थोड़ा सा इंक्रीमेंट, फिर यहाँ पे कोई इंक्रीमेंट नहीं है, फिर यहाँ पे इंक्रीज हुआ और देन फिर सडनली बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए इस वाले ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस वर्सेस टाइम का ग्राफ हमने बना दिया, और ग्राफ को देख के बड़े आसानी से समझ में आ रहा है कि पहले उसने 1 मिनट में 100 मीटर ट्रेवल किया, अगले 1 मिनट में उसने 50 मीटर, फिर से 100 मीटर। फिर यहाँ पे देख के समझ में आ रहा है कि जब इसमें हॉरिजॉन्टली है लाइन, यानी कि वर्टिकली अगर इंक्रीज नहीं हुआ है, दैट मीन्स कि इसने कोई डिस्टेंस कवर किया ही नहीं, डिस्टेंस बढ़ा ही नहीं है, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए सडनली 4 से 6 मिनट के दौरान उसने बहुत ज्यादा डिस्टेंस को ट्रेवल किया, ये भी देखने को मिल रहा है क्योंकि सडनली ये ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है। तो यानी कि ग्राफ को जब हम देखते हैं तो उससे बहुत अच्छे से हमें विजुअलाइज हो जाता है कि ऑब्जेक्ट का जो जर्नी है, यानी कि ऑब्जेक्ट का जो जर्नी है वो किस प्रकार का रहा है, ठीक है। तो मैंने बस आपको ये समझाने की कोशिश करी है कि डिस्टेंस वर्सेस टाइम का ग्राफ कैसे बनाते हैं। लेकिन अब हम थोड़ा अलग अलग टाइप के, देखिए ये एक टाइप का मोशन था, ठीक है। क्या मोशन जैसे हमने पढ़ रखा है कि यूनिफॉर्म मोशन होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है, तो चलिए समझते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट अगर यूनिफॉर्म मोशन में चल रहा है, ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में चल रहा है तो उसका ग्राफ कैसे बनेगा, और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में चल रहा है तो उसका ग्राफ कैसे बनेगा। चलिए देखते हैं। चलिए बच्चों अब समझते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है तो उसका ग्राफ यानी कि डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ कैसे बनेगा, ठीक है। और उससे पहले आपको यूनिफॉर्म मोशन पता रहना चाहिए। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्ड इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी कि कोई ऑब्जेक्ट जब सेम दूरी को हर एक इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे कवर करता है, ठीक है, यानी कि हर एक सेम समय पे सेम दूरी को तय करना, ठीक है। सेम समय भी ले रहा है, यानी कि 2 मिनट में अगर 100 मीटर कर रहा है तो अगले 2 मिनट में भी 100 मीटर, अगले 2 मिनट में भी 100 मीटर, यानी कि कुछ इस प्रकार से, यानी कि इस टाइप का जो मोशन होता है उसी को हम यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। एक डेटा मैंने ले रखा है यूनिफॉर्म मोशन का। सपोज कोई ऑब्जेक्ट जो है वो इस प्रकार से डिस्टेंस को ट्रेवल कर रहा है, यानी कि टाइम जब 0 था तब डिस्टेंस भी उसने 0 कवर किया, लेकिन जैसे ही 1 मिनट हुआ तो 100 मिनट ट्रेवल किया, 2 मिनट बाद 200, 3 मिनट बाद 300, 4 मिनट बाद 400, 5 मिनट बाद 500 और 6 मिनट बाद 600। डेटा को देख के ही पता चल रहा है कि वो हर एक मिनट में 100 मीटर के डिस्टेंस को कवर कर रहा है, ठीक है। हर एक मिनट में 100 मीटर को कवर कर रहा है। आप आराम से देख सकते हैं कि एक एक मिनट बाद वो 100 मीटर की दूरी को बढ़ाते चले जा रहा है। दैट मीन्स कि वो हर एक मिनट में 100 मीटर की दूरी को ट्रेवल कर रहा है। तो अगर इसी टाइप के मोशन को ही बच्चों हम क्या कहते हैं, इसी टाइप के मोशन को यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। तो अगर इसका ग्राफ बनाया जाए तो ये कैसा दिखता है उसको चलिए देखते हैं। तो ग्राफ में हमने क्या कर रखा है, एक्स एक्सिस ले रखा है, यानी कि टाइम इन मिनट जो टाइम ले रखा है हमने एक्स एक्सिस पे ले रखा है, और जो डिस्टेंस ले रखा है वो हमने वाई एक्सिस पे ले रखा है, वो भी मीटर में, ठीक है। यूनिट का भी ध्यान रखना। स्केल की बात कर लेते हैं। इस ग्राफ में जो हमने स्केल यूज किया है, ठीक है, तो स्केल जो यूज किया है वो वाई एक्सिस में कौन सा स्केल यूज किया है, वाई एक्सिस में 1 यूनिट को बच्चों हमने 100 मीटर के बराबर ले रखा है, ठीक है। और एक्स एक्सिस में 1 यूनिट को हमने किसके बराबर ले रखा है, 1 मिनट के बराबर ले रखा है, ठीक है, 1 मिनट के बराबर ले रखा है। क्लियर है? अब देखिए, अब डेटा से देखिए जोड़िए, तो 0 जब टाइम था तो डिस्टेंस भी 0 था। 1 मिनट बाद डिस्टेंस कितना हो गया, 100, यानी कि कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। 2 मिनट बाद 200 मीटर पे पहुंच गया, यानी कि कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, कुछ इस प्रकार से, ठीक है। 3 मिनट बाद कहाँ पे आ जाएगा, 3 मिनट बाद बच्चों वो 3 मिनट बाद वो 300 मीटर ट्रेवल कर रहा है, यानी कि 300 पे आ जाएगा, ठीक है। 4 मिनट बाद वो 400 पे आ जा रहा है, ठीक है, 4 मिनट बाद वो 400 पे आ जा रहा है, यानी कि कहाँ पे आएगा, पॉइंट कुछ यहाँ पे आएगा। 5 मिनट बाद वो 500 मीटर ट्रेवल कर ले रहा है, यानी कि हर एक मिनट में सेम डिस्टेंस को ट्रेवल कर रहा है, ठीक है, कुछ इस प्रकार से। और 6 मिनट बाद वो 600 पे आ जा रहा है, ठीक है, 6 मिनट बाद वो 600 पे आ जा रहा है, यानी कि कुछ इस प्रकार से हमने पॉइंट्स को इस तरीके से लोकेट कर दिया, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, अगर हम इस सारे पॉइंट्स को मिला दें, ठीक है, सारे पॉइंट्स को इस तरीके से मिला दें तो देखिए इस तरीके से कुछ स्ट्रेट लाइन बन गया, ठीक है। तो अगर मैं इस पॉइंट का नाम फिलहाल ओ रख देता हूं, ठीक है,
ओ रख देता हूँ, ठीक है, ये पॉइंट जो है इसका नाम ओ रख देता हूँ, ठीक है। ये मान के चलिए ये जो पॉइंट है वो पी है, ठीक है। ये मान के चलिए ये वाला जो पॉइंट है वो आर है, ठीक है। ये मान के चलिए ये जो पॉइंट है वो क्यू है, ठीक है, क्यू है, ठीक है। तो और ये मान के चलिए आपका एस है, ठीक है। इस तरीके से आपका चल रहा है, कुछ पॉइंट्स मैंने लोकेट कर दिया है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? यानी कि एक बात तो आपने यहाँ पे देख लिया कि यूनिफॉर्म मोशन का जो ग्राफ बनता है बच्चों हमेशा स्ट्रेट बनेगा, ठीक है। और यूनिफॉर्म मोशन ये दिखाता है कि उन्होंने एक कम समय में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस को कवर कर रहे हैं, यानी कि कहीं पे वो रुक नहीं रहे हैं। क्योंकि इससे पहले जो आपने ग्राफ देखा था तो वो एक जगह हॉरिजॉन्टल भी बन रहा था, तो जब इस तरीके से हॉरिजॉन्टल बन जाता है तो उसका मतलब हुआ कि समय तो बढ़ता है मगर डिस्टेंस वो कवर नहीं कर रहा है। लेकिन इस तरीके से अगर स्टीप ग्राफ बनता है, स्ट्रेट या स्टीप कह लो, ठीक है, जहाँ पे लगातार ये बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, दैट मीन्स ऑब्जेक्ट रुक नहीं रहा है, वो समय के साथ वो डिस्टेंस को कवर करता चला जा रहा है, यानी कि इक्वल टाइम पे इक्वल डिस्टेंस को कवर करना। तो ये तो देखिए ग्राफ हमें समझ में आ गया, ठीक है। यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ चलिए समझ में आ गया ये तो कि इस तरीके से स्ट्रेट बनता है। लेकिन अगर इसका यूज देखा जाए, यानी कि देखिए हम इसको डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ भी कह सकते हैं, और डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ बनाओगे तब भी वैसे ही बनेगा। डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाओगे तब भी वैसे ही बनेगा, ठीक है। अगर मान के चलिए हमें अब यहां से अब इसका यूज क्या है, ठीक है। हमने इंट्रो में ही देखा था कि हम ग्राफ पढ़ने वाले साथ में इसके यूजेस पढ़ने वाले कि भाई इस ग्राफ का यूज क्या है। तो अगर इस ग्राफ को देखा जाए तो बच्चों इस ग्राफ से हम स्पीड फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। स्पीड कह लो या वेलोसिटी टाइम का ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्राफ बनाए तो वेलोसिटी निकलेगा, है ना। अगर आपने यहाँ पे डिस्टेंस ले रखा है, यहाँ टाइम ले रखा है तो आपका स्पीड निकलेगा। यहाँ अगर आपने डिस्प्लेसमेंट ले रखा है, यहाँ पे टाइम ले रखा है तो वेलोसिटी निकलेगा। क्लियर है बात? तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं कि किस तरीके से इसका स्पीड फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए मैं टर्म यूज कर रहा हूँ स्पीड, ठीक है। कई जगह वेलोसिटी भी लिखा जा सकता है, तो वेलोसिटी का मतलब हुआ कि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट लिया गया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ बना रहा हूँ, इसलिए मैं स्पीड वाले टर्म का यूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए स्पीड का जो फॉर्मूला होता है बेसिकली वो होता क्या है, स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है डिस्टेंस, ठीक है, हमने पढ़ रखा है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, ठीक है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो अगर मैं स्पीड निकालूं ओ से पी तक इसने जर्नी किया है, ठीक है, ऑब्जेक्ट का जो जर्नी हमने ले रखा है ओ से पी तक हमने उसको ले रखा है, यानी कि अगर हम यहां से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दें, सॉरी परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दें, परपेंडिकुलर लाइन का मतलब जो 90 डिग्री वाला लाइन होता है इस तरीके से, ठीक, ये 90 डिग्री का लाइन हो गया, ठीक, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो ये लाइन 90 डिग्री का एंगल बना रहा है किसके साथ, एक्स एक्सिस के साथ, ठीक है। तो स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है। तो देखिए आप खुद देखिए इस ऑब्जेक्ट ने, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 600 मीटर तक। डेटा से भी देख सकते हैं और ग्राफ से भी देख रहे हैं कि जो टोटल डिस्टेंस है वो कितना कवर किया है, 600 मीटर तक किया है। तो 600 मीटर कैसे देखते हैं हम, वाई एक्सिस को देखते हैं बच्चों, या फिर कह लो जो पी क्यू है, ठीक है। हम ये कह सकते हैं जो स्पीड है वो कैसे निकलेगा, डिस्टेंस की जगह कितना आ जाएगा, पी क्यू, ठीक है, डिस्टेंस की जगह क्या आ जाएगा, पी क्यू, क्योंकि देखो यही तो डिस्टेंस है। अगर ये 600 मीटर है तो ये पी क्यू भी कितना होगा, 600 मीटर ही होगा, यानी कि टोटल डिस्टेंस दिख रहा है कि 600 कवर किया है, यानी कि पी क्यू ही हमारा क्या है, 600 है। टाइम की अगर हम बात करें तो टाइम टोटल उसने कितना लिया, देखो यहां से यहां तक टाइम, जब हम टोटल की बात करें तो टोटल ही टाइम लेंगे। तो टोटल टाइम देखिए ओ से लेके क्यू तक है, यानी कि ओ क्यू आपका टाइम हो गया। एक बार ध्यान से देख लीजिए, 6 मिनट उसने टोटल समय लिया है, 0 से स्टार्ट किया, 6 मिनट तक चला। तो उस 6 मिनट के दौरान उसने 600 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो 600 मीटर देखिए क्या है, आप आर ओ भी बोल सकते हो, आर ओ भी आपका 600 है और पी क्यू भी आपका 600 ही है, 600 है। उसी प्रकार से आर पी जो यहां से यहां तक जो ये टाइम दिखा रहा है, ठीक है, ये एक्स एक्सिस टाइम दिखा रहा है, तो ये भी आपका कितना मिनट है, 6 मिनट ही है, ये भी आपका 6 मिनट ही है। और ओ क्यू ये भी आपका कितना है, 6 मिनट ही है। तो ओ क्यू और पी क्यू यानी कि हमने डिस्टेंस अपन में टाइम लिख दिया। तो बच्चों होता क्या है कि इस तरीके से देखिए, आपने जैसे ग्राफ में पी क्यू अपॉन ओ क्यू किया, ठीक है, पी क्यू अपॉन में ओ क्यू, तो आप यहाँ पे नाम ध्यान रखना, आप कुछ और भी रख सकते हो, पी की जगह कुछ और पॉइंट हो सकता है, यहाँ पे वो ध्यान रखना। बस ये ध्यान रखना कि ये परपेंडिकुलर, इसको हम परपेंडिकुलर कहते हैं, और ये हमारा क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। यानी कि जो ट्राइंगल है, इन ट्राइंगल ओ पी क्यू, ठीक है, इन ट्राइंगल ओ पी क्यू,
तो OPQ ट्राइंगल में जो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, ठीक है, OPQ ट्राइंगल में जो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है, यानी कि ये आपका क्या है, परपेंडिकुलर, और ये क्या है आपका बेस है। OQ आपका बेस है और PQ क्या है आपका परपेंडिकुलर, ठीक है। तो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस ही आपका क्या बताता है, स्पीड बताता है, ठीक है, स्पीड बताता है। एक बार रिपीट कर रहा हूं, क्या यूज है इससे, हमने क्या निकाला इससे, इस डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ का जो कि यूनिफॉर्म मोशन का था, उस डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ का यूनिफॉर्म मोशन में से हमने स्पीड फाइंड आउट कर लिया। कैसे किया, उसका ट्राइंगल जो बन रहा था उसका जो परपेंडिकुलर अपॉन बेस किया, उससे आपका क्या निकल गया, स्पीड निकल गया, क्योंकि वही परपेंडिकुलर उसका डिस्टेंस होता है, वही उसका बेस क्या होता है, टाइम होता है। तो इसी तरीके से ये ध्यान रखना कि कभी भी अगर इस तरीके से यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ दे रखा है तो जो ट्राइंगल बनेगा, यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन बना दीजिएगा, तो जो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है वो तुम्हारा क्या बताता है, स्पीड बताता है। अच्छा, और एक चीज ध्यान रखना, इसी परपेंडिकुलर अपॉन बेस में, अभी आप ये क्लास 9th का टॉपिक है, तो बहुत सारे जैसे CBSE में ट्रिगो को नहीं दिया जाता है, लेकिन अगर आपको नहीं भी पता रहे तो आप ये याद कर लीजिए। मान के चलिए ये जो OP और X एक्सिस के बीच में जो एंगल बन रहा है इसको हम थीटा मान लेते हैं, ठीक है, रिपीट कर रहा हूं, OP और OQ के बीच में, ठीक है, यानी कि एंगल बिटवीन, ये जो एंगल बिटवीन है किसके, एंगल बिटवीन, ठीक है, एंगल बिटवीन, ठीक है, किसका, OP या OS कह लो, OS एंड X एक्सिस, ठीक है। तो एंगल थीटा क्या है, थीटा हमारा है एंगल बिटवीन OS, ठीक है, OS एंड X एक्सिस के बीच में जो एंगल बन रहा है, यानी कि ये वाला एंगल, देख लीजिए गौर से देखिएगा, ये वाला एंगल बन रहा है। तो बच्चों अगर अभी आपको नहीं पता तो आपको बता दूं कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि PQ अपॉन में OQ, इसको हम क्या बोलते हैं, टेन थीटा के बराबर होता है। ये किसके बराबर होता है, टेन थीटा के बराबर होता है, और इसी टेन थीटा को कह लो हम स्लोप कहते हैं। क्या कहते हैं हम, स्लोप कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं हम, स्लोप कहते हैं। रिपीट, स्पीड निकालने के लिए जनरल फॉर्मूला मैंने लगाया डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो जैसे इस ग्राफ में मैंने डिस्टेंस और टाइम को पुट किया तो उसमें PQ, अगर इस ग्राफ में डिस्टेंस देखा जाए तो PQ है टोटल, और टोटल टाइम कितना है, OQ। तो PQ को हम परपेंडिकुलर कह सकते हैं इस ट्राइंगल का, OPQ का जो PQ है वो क्या है, परपेंडिकुलर है, और OQ क्या है तुम्हारा, बेस है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर अपन में बेस हो गया। तो ये जो परपेंडिकुलर अपन में बेस होता है, ट्रिग्नोमेट्री में जब हम पढ़ेंगे क्लास 10th में, तो उसी को क्या कहते हैं, टेन थीटा कहा जाता है, यानी कि एंगल कहां पे बन रहा है, यहाँ पे बनेगा, ठीक है। तो टेन थीटा होता है, और टेन थीटा को ही स्लोप कहा जाता है, टेन थीटा को ही स्लोप कहा जाता है। तो इससे हम क्या याद कर सकते हैं, क्विक रिवीजन के साथ अगर देखा जाए तो स्पीड को हम देखा जाए तो कैसे निकाल सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि भाई परपेंडिकुलर अपॉन में बेस के बराबर होता है। अब ये ध्यान रखना है कहां पे हो, ट्राइंगल को ध्यान रखना, एज्यूम कर लीजिएगा ट्राइंगल को, जब इस तरीके से ग्राफ बनेगा तो उसमें जो परपेंडिकुलर यानी कि ये वाला PQ और बेस ये वाला, कुछ और मत कर दीजिएगा, ठीक है। तो परपेंडिकुलर अपन बेस करेंगे तो स्पीड निकल जाएगा, और परपेंडिकुलर अपन बेस को ही क्या कहा जाता है, टेन थीटा, और इन्हीं को हम क्या कहते हैं, स्लोप कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, स्लोप कहते हैं। स्लोप का वैसे मीनिंग ये होता है कि एक तरीके से अभी 9th क्लास में आप तो ऐसे समझ लीजिए कि ये जो ग्राफ है, ठीक है, वो X एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है उसको स्लोप कहते हैं। रिपीट, ये जो ग्राफ है वो X एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है उसको हम स्लोप कहते हैं, क्लियर। तो एक चीज यहाँ पे तय है कि जो स्पीड है वो, देखिए स्पीड किसके बराबर मैंने लिखा, स्पीड को P/B बोलो या टेन थीटा बोलो या स्लोप कह लो, ये सारे मीनिंग सेम है, ठीक है। यानी ग्राफ से हम स्पीड निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं भाई, उसका स्लोप देख लो, स्लोप का मतलब टेन थीटा, एंगल से भी फाइंड आउट कर सकते हो, या टेन थीटा की जगह आप क्या कर सकते हो, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस यानी कि P/B कर दीजिए तो भी आपका स्पीड निकल जाएगा। फिर मैंने समझाया कि जो भाई परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है उसी को टेन थीटा कहा जाता है, और उसी को हम क्या कहते हैं, स्लोप कहते हैं। तो कहने का मतलब ये हो गया कि स्पीड जो है वो स्लोप के इक्वल आता है, या इसको इक्वल कह लो, या उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। स्पीड स्लोप के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ये कहना ज्यादा बेहतर रहेगा कि स्पीड जो है, ठीक है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, स्लोप के, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्लोप के। स्लोप का मतलब अभी कुछ भी नहीं समझ में आता, इतना समझ लीजिए कि ये एंगल को ही स्लोप कहा जा रहा है। तो कहने का मतलब आपका ये स्लोप जितना ज्यादा होगा स्पीड भी उतना ही ज्यादा होगा। स्लोप का मतलब फिर से क्या बोला मैंने, एंगल। तो स्लोप जितना ज्यादा होगा आपका स्पीड भी उतना ही ज्यादा होगा। तो मान के चलिए, सपोज यहाँ पे मान के चलिए, ठीक है, यहाँ पे मैं मिटा देता हूँ, यहाँ पे समझिए जरा, ठीक है, यहाँ पे मिटा देता हूँ, यहाँ पे समझिए जरा।
मान के चलिए ये डिस्टेंस वर्सेस टाइम का ग्राफ है, ये टाइम और ये डिस्टेंस, ठीक है। तो एक कार है ए, ठीक है, एक कार है ए, एक कार है बी, ठीक है। तो इन दोनों में देखिए अगर हमें ये पता करना है कि ए और बी, देखो डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ का है, तो डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ हमें क्या क्या बताता है, स्पीड निकाल सकते हैं। डिस्टेंस वर्सेस टाइम से हम क्या निकाल सकते हैं, स्पीड निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अगर फिलहाल मुझे बस इतना बताना हो कि किसका स्पीड ज्यादा है, मुझे ये नहीं बताना कि इसका स्पीड कितना है, इसका स्पीड कितना है, बस मुझे ये जानना है कि इन दोनों में से स्पीड किसका ज्यादा है, ठीक। वैसे देखो ग्राफ की जिसको नॉलेज उसको ये भी पता चल रहा है कि भाई ये जो बी वाला है वो कम समय पे ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है, कम समय पे ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो वैसे जिसको ग्राफ की नॉलेज है वो तो वैसे ही बता देगा कि बी वाले की स्पीड ज्यादा है। लेकिन जैसे कि मैंने बताया कि स्पीड जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, स्लोप के। तो अब स्लोप का मतलब होता है एंगल, तो ए जो एंगल बना रहा है देखिए θ1 है मान के चलिए एक्स एक्सिस के साथ, है ना, और ये जो बी वाला जो बना रहा है वो θ2 बना रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे साफ नजर आ रहा है कि θ2 जो है वो ज्यादा है किससे, θ1 से, यानी कि जो θ2 है यानी कि ये वाला जो एंगल है वो ज्यादा एंगल बन रहा है और ये एंगल कम बन रहा है। तो जिसका एंगल ज्यादा, स्लोप ज्यादा उसका, जिसका एंगल ज्यादा यानी कि θ2 ज्यादा का मतलब कि उसका स्लोप भी ज्यादा होगा, और θ1 यानी कि उसका एंगल कम तो उसका स्लोप भी कम। तो जिसका स्लोप ज्यादा उसकी स्पीड ज्यादा, यानी कि बी वाले कार का स्पीड क्या होगा, ज्यादा होगा, यानी कि स्पीड ऑफ बी जो होगा वो ज्यादा होगा किससे, स्पीड ऑफ ए से ज्यादा होगा, ठीक है, क्लियर। तो यहां से हमने ये सीखा बच्चों, ये सारा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक तो सबसे पहले हमने देखा कि यूनिफॉर्म मोशन का जो ग्राफ बनता है वो हमेशा एक स्ट्रेट बनता है, स्टीप में बनता है, ठीक है, वो इस तरह से टेढ़ा मेढ़ा नहीं बनेगा, हमेशा स्ट्रेट बनेगा। अगर स्ट्रेट बन रहा है तो आप समझ लीजिए कि वो यूनिफॉर्म मोशन है। दूसरा हमने ये जाना कि इस ग्राफ से हमें क्या यूज है या फिर हमें क्या इंफॉर्मेशन मिलता है। तो डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ से हमें इंफॉर्मेशन मिलता है स्पीड का, या यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम लिखता है तो वेलोसिटी भी कह सकता था, क्लियर है। तो जैसे कि एक तो ये तय हो गया कि भाई स्पीड का पता चलता है, इससे वेलोसिटी का पता चलता है। कैसे कैसे निकाला जा सकता है, अगर कोई ग्राफ दिया रहा है तो क्या हम इसका स्पीड और वेलोसिटी निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। आप क्या कर दीजिए, पी क्यू अपन में ओ क्यू, यानी कि ट्राइंगल जो बनेगा, ठीक है, जो ट्राइंगल बनेगा उसका डिस्टेंस, यानी कि ये डिस्टेंस वर्सेस ये जो टाइम का ग्राफ है, तो उसमें देखिए ये डिस्टेंस ये परपेंडिकुलर कहलाता है और ये जो टाइम है वो बेस कहलाता है। तो परपेंडिकुलर पर बेस कर दीजिए, यानी वही डिस्टेंस अपन में टाइम नहीं हुआ, डिस्टेंस का मतलब ये हो गया परपेंडिकुलर और टाइम का मतलब हो गया ये बेस। तो जैसे आप इनको डिवाइड कर देंगे तो आपका स्पीड निकल जाएगा। एंगल के टर्म पे इसको समझना हो तो tan थीटा कहते हैं, इसी चीज को हम tan थीटा भी कहते हैं। परपेंडिकुलर अपन बेस को भी हम क्या कहते हैं, tan थीटा कहते हैं। तो उससे भी हम स्पीड निकाल सकते हैं या कह लो स्पीड के बारे में जान सकते हैं। तो tan थीटा का मतलब हुआ कि एंगल जिसका ज्यादा उसका स्पीड भी ज्यादा। तो जैसे कि यहाँ पे मैंने बताया कि इसका θ1 ज्यादा और ये θ1 कम है और θ2 ज्यादा है। तो जिसका एंगल ज्यादा होता है उसका स्लोप भी ज्यादा होता है। स्लोप का मतलब है tan थीटा को स्लोप कहा जाता है, तो उसका स्लोप भी ज्यादा, और जिसका स्लोप ज्यादा उसका स्पीड भी ज्यादा होता है, ठीक है। तो ये आपका यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जो यूजफुल चीज है उसको लिख लीजिएगा, ठीक है, और समझ लीजिएगा। फिर चलिए अब नेक्स्ट बढ़ते हैं और समझते हैं कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ कैसे बनेगा। चलिए आपको ग्राफ तो समझ में आ गया होगा कि यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ कैसे बनाया जाता है, उससे क्या इन्फॉर्मेशन निकलता है, कैसे निकाला जा सकता है। अब अगर आपको यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ समझ में आ गया तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन तो बहुत ईजी है, जल्दी से देख लीजिए। नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ को अगर हम देखें तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन का डेफिनेशन एक बार समझ लेते हैं कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्ड इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी कि डिस्टेंस तो इक्वल हो बट टाइम क्या हो, अनइक्वल, या उल्टा कर दीजिए, उल्टा यानी कि अनइक्वल डिस्टेंस और टाइम क्या हो, इक्वल हो, यानी कि सेम समय पे इक्वल दूरी तय नहीं करना। सेम इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे अगर इक्वल डिस्टेंस कवर नहीं कर रहा है तो भी वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो गया। या फिर कह लो कि इक्वल मतलब कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे अगर इक्वल डिस्टेंस कवर ना करे तो भी आपका नॉन यूनिफॉर्म, या उसका उल्टा कर दो कि डिस्टेंस इक्वल करे पर टाइम इक्वल ना रहे, ठीक है, या फिर टाइम इक्वल रहे और डिस्टेंस इक्वल ना रहे, दोनों ही केस में आपका क्या रहता है, यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। यानी कि अब हम इसका ग्राफ अगर बनाए तो इसका ग्राफ सिंपल सी स्ट्रेट तो बनेगा नहीं, ठीक है, स्ट्रेट तो तभी होता है जब वो यूनिफॉर्म होता है। तो जैसे मान के चलिए कि 1 मिनट में उसने 100 मीटर ट्रेवल किया, तो पहला पॉइंट यहाँ आ जाएगा, ठीक है, 1 मिनट में 100 मीटर ट्रेवल किया। मान के चले अगले 1 मिनट में उसने 100 की जगह 200 मीटर ट्रेवल किया, यानी कि कहाँ पे पहुंच जाएगा, 300 पे पहुंच जाएगा। यानी कि अगले 1 मिनट में 100 की जगह अगर उसने 300 मीटर ट्रेवल कर दिया तो कहाँ पे आ जाएगा, कुछ इस प्रकार से यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। फिर इसी तरीके से अगले 1 मिनट में मान के चलिए फिर से उसने 100 किया तो 400 पे आ जाएगा, ठीक है, 400 पे आ जाएगा। लेकिन फिर से उसने अगले 1 मिनट में मान के चलिए इस बार 200 मीटर और ट्रैवल कर दिया, ठीक है,
यानी कि 200 मीटर और ट्रेवल करने का मतलब यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा सपोज, ठीक है, यहाँ पे आ गया इस तरीके से, क्लियर है। और इस तरीके से अगर अगले 1 मिनट में, ठीक है, उसने मान के चलिए फिर से 100 मीटर किया, यानी कि या 200 जितना भी लेना है मर्जी है, 100 ले लेते हैं, ठीक है, इस तरीके से। यानी कि इसमें जो मैंने डेटा ले रखा है तो ध्यान से देखिए इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे, ठीक है, यानी कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे वो इक्वल डिस्टेंस को कवर नहीं कर रहा है, यानी कि हर एक 1 मिनट में, ठीक है, हर एक यहाँ पे 1 सेकंड, हाँ यहाँ पे कर सकते हो, मैंने टाइम को अलग ले लिया है पर समझ सकते हो कि बस आपको इतना समझना है कि भाई टाइम इक्वल भले ही हो लेकिन डिस्टेंस अलग होगा, इक्वल इंटरवल नहीं होगा। तो इसका ग्राफ कुछ किस तरीके से बन रहा है, देखिए इसका जो ग्राफ बनेगा कुछ इस तरीके से बन रहा है, ठीक, इस तरीके से बन रहा है, ठीक, इस तरीके से बन रहा है, यानी कि इसका ग्राफ स्ट्रेट नहीं बन रहा है, ठीक, इसका ग्राफ स्ट्रेट नहीं बन रहा है, कुछ कर्व टाइप का बन रहा है, ठीक, कुछ कर्व टाइप का बन रहा है, ठीक। यानी कि जब भी आपका ग्राफ बच्चों इस तरीके से बने, ठीक है, मान के चलिए ये आपका टाइम है और ये आपका डिस्टेंस है, तो ग्राफ ऐसे बने, ठीक है, तो ये भी ये शो कर रहा है कि ये इक्वल इंटरवल पे इक्वल डिस्टेंस को कवर नहीं कर रहा है, ठीक है, तो ये किसका है, नॉन इन्फॉर्म मोशन का। यानी कि स्ट्रेट छोड़ के अगर वो कर्व बन रहा है तो आप समझ जाइए कि वो क्या है, आपका नॉन इन्फॉर्म मोशन का ग्राफ है, ठीक है, तो ये भी नॉन इन्फॉर्म मोशन का ग्राफ है और ये भी नॉन इन्फॉर्म मोशन का ग्राफ है, क्लियर है। तो नॉन इन्फॉर्म मोशन में ज्यादा नहीं है, नॉन इन्फॉर्म बस आपको तो देख के ही समझ में आ जाएगा कि हाँ इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे इक्वल डिस्टेंस कवर नहीं कर रहा है, इसलिए वो नॉन इन्फॉर्म मोशन है और उसका ग्राफ कभी भी स्ट्रेट नहीं बनेगा, ठीक है। हमने देखा कि अगर यूनिफॉर्म मोशन होता है तो उसका ग्राफ इस तरीके से बिल्कुल स्ट्रेट बनता है, ठीक है, जब इस तरीके से बिल्कुल स्ट्रेट बनता है तो वो यूनिफॉर्म मोशन होता है, लेकिन अगर वो कर्व हो गया तो वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है, ठीक है। पर ध्यान रहे डिस्टेंस वर्सेस टाइम की बात हो रही है, डिस्टेंस वर्सेस टाइम की ग्राफ हो रही है, ठीक है, तो डिस्टेंस वर्सेस टाइम का ग्राफ अगर कर्व होगा तो उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है, ठीक है। तो चलिए अब कुछ एग्जाम्पल जल्दी से देख लेते हैं, कुछ जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि ग्राफ आपको ड्रॉ करके दिया रहेगा और बोलेगा बताइए किस टाइप का मोशन है। तो जो जो ग्राफ आते हैं वो सारा कवर कर लेते हैं हम लोग कि किस किस टाइप का ग्राफ पूछा जा सकता है, किसका, डिस्टेंस वर्सेस टाइम का ग्राफ, ठीक है। चलिए देखते हैं कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ में किस किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है या उसमें मोशन का टाइप क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहला टाइप देखिए डिस्टेंस, मैंने यहाँ पे वाई एक्सिस में देखिए बच्चे, ये आप शॉर्टकट में मैंने ज्यादा ही लिख दिया पर समझ जाइएगा कि ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ये डिस्टेंस और ये टाइम का ग्राफ है। तो इस तरीके से अगर ग्राफ बन रहा है तो अभी जस्ट हमने देखा कि जब स्ट्रेट बनता है ग्राफ डिस्टेंस वर्सेस टाइम का तो किस टाइप का मोशन होता है, यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। तो ये हमारा जो ग्राफ है वो ये शो कर रहा है कि जो ऑब्जेक्ट है वो किस में है, यूनिफॉर्म मोशन में है, ठीक है। फिर मैंने बताया था कि अगर डिस्टेंस वर्सेस टाइम का ग्राफ कर्व होता है तो क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है ये। तो ये जो ग्राफ है वो किस टाइप का है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का है, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का है। अब ये देखिए, अब चलिए इसको बताने की कोशिश करिए कि ये जो है ये किस टाइप का ग्राफ है या इसका जो मोशन है वो किस टाइप का है, ठीक है, इसका मोशन जो है वो किस टाइप का है। तो गौर से देखिएगा आप, यहाँ पे देखिए डिस्टेंस यहाँ पे फिक्स हो रखा है, ठीक है, टाइम तो हर एक पॉइंट पे बढ़ रहा है। देखिए अगर आप ग्राफ को समझते हैं, देखिए हर एक पॉइंट पे अगर मैं 3-4 पॉइंट ले लूँ तो हर एक पॉइंट पे टाइम तो बढ़ रहा है, यानी कि टाइम तो बढ़ रहा है मगर डिस्टेंस नहीं बढ़ रहा है। ये ध्यान रखिएगा कि y एक्सिस आपका डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो अगर y एक्सिस पे अगर कोई इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है, यानी कि y एक्सिस में कोई बढ़ नहीं रहा है ग्राफ, तो इसका मतलब डिस्टेंस कवर नहीं हो रहा है, यानी कि डिस्टेंस नहीं बढ़ रहा है। यानी कि y एक्सिस देखिए पहले जहां था वहीं का वहीं है, वो लाइन y एक्सिस से बढ़ नहीं रहा है, ग्राफ y एक्सिस से ऊपर नहीं जा रहा है। दैट मीन्स ऑब्जेक्ट किस में है, रेस्ट पे है। ये ध्यान रखना, ऑब्जेक्ट किस पे है, रेस्ट पे, यानी कि जो ऑब्जेक्ट वो चल नहीं रहा, टाइम बढ़ रहा है, डिस्टेंस कवर नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट किस में है, रेस्ट पे। तो कभी भी इस प्रकार का जब आपको ग्राफ दिखे तो आपको अगर पूछे कि किस टाइप का मोशन है तो आप उसमें क्या लिखेंगे कि ऑब्जेक्ट किस में है, रेस्ट पे है। अब ये बताइए, ये फिर से देखो क्या है, कर्व दिख गया तो आपका ये क्या हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। अब चलिए लास्ट एक सवाल आपसे पूछता हूँ, तो ये चार तो हर किसी को पता रहता है कि ये यूनिफॉर्म मोशन है, नॉन यूनिफॉर्म, ये रेस्ट और ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, ठीक है। लेकिन मान के चलिए अगर क्या, मेरे हिसाब से आप जरा बताइए, मैंने अगर यहाँ पे डिस्टेंस वर्सेस टाइम का ग्राफ बना दिया, ठीक है, डिस्टेंस वर्सेस टाइम का ग्राफ बना दिया, तो क्या इस टाइप का कोई ग्राफ पॉसिबल है, ठीक है, क्या इस टाइप का कोई ग्राफ पॉसिबल है कि यहाँ पे देखिए टाइम आप एक्स एक्सिस का रिप्रेजेंट कर रहा है और ये डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ग्राफ को अगर मैं इस तरीके से बनाया हूं तो क्या इस टाइप का कोई ग्राफ पॉसिबल है, और पॉसिबल है तो वो किस टाइप का मोशन को शो कर रहा है, पॉसिबल है तो वो किस टाइप के मोशन को शो कर रहा है, ठीक है।
तो आपको आंसर आता है कि नहीं, जल्दी से सोच के बताइए जरा। ठीक है, चलिए देखिए, तो इसका आंसर देखो क्या होगा। तो इसका इस टाइप का ग्राफ पहली बात तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि पूछ सकता है कि भाई क्या इस टाइप का ग्राफ पॉसिबल है, तो ऐसा ग्राफ पॉसिबल नहीं है। हाँ, ऐसा पॉसिबल है जहां पे हॉरिजॉन्टल इस तरीके से लाइन है, बट वर्टिकल इस तरीके से पॉसिबल नहीं है। रीजन क्या है, देखिए रीजन इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ कि डिस्टेंस बढ़ रहा है। देखिए हर एक पॉइंट पे क्या हो रहा है, डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का बढ़ते जा रहा है, मगर टाइम फिक्स हो रखा है। ठीक है, सेम टाइम को अगर हम देखें तो अगर टाइम को हम रोक नहीं सकते ना, ऐसा थोड़ा ना कि 1 मिनट में वो पहले 10 मीटर में था, अगले 1 मिनट में 20 मीटर पे, अगले 1 मिनट में 40 मीटर पे, अगले 1 मिनट में 50 मीटर पे, ऐसे कैसे हो सकता है कि टाइम कांस्टेंट हो जाए? ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। टाइम को हम स्थिर या कांस्टेंट नहीं कर सकते, टाइम हमेशा बढ़ती रहती है। ठीक है, तो इसलिए इस टाइप का कोई ग्राफ पॉसिबल नहीं है, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो चलिए अब अगर हमें ये समझ में आ गया है तो अब हम थोड़ा सा स्पीड वर्सेस टाइम का ग्राफ भी देख लेते हैं, या यूं कहें वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ कैसे बनाया जाता है। बच्चों अब हम समझते हैं वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ कैसे बनता है। तो मैंने एक डेटा ले रखा है, सपोज यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, 0 सेकंड पे उसकी वेलोसिटी 0 थी, 1 सेकंड बाद उसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड हुई। वेलोसिटी मैंने मीटर पर सेकंड में ले रखा है। 2 सेकंड बाद 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड थी, 3 सेकंड बाद 30 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी थी। यस, ठीक है, वेलोसिटी बोले तो वेलोसिटी ही लेके चलेंगे। 4 सेकंड बाद 40 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी हो गई, और 5 सेकंड बाद 50 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी हो चुकी है। तो अगर हमें इसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करना हो तो किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे? ठीक है, तो देखिए 0 पे कहां पे था, 0 पे था। ठीक है, 1 सेकेंड बाद उसकी स्पीड कितनी हो गई, या वेलोसिटी, सॉरी बार बार स्पीड निकल जा रहा है, तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 10। तो 1 सेकेंड बाद उसकी जो वेलोसिटी हो गई है वो कितनी है, 10 है। ठीक है, और 2 सेकेंड बाद 20, यानी कि 2 सेकेंड बाद उसकी जो वेलोसिटी है वो कितनी है, 20 है। ठीक है, 3 सेकेंड बाद उसकी जो वेलोसिटी है वो 30 है। ठीक है, 30 है, और उसी प्रकार से 40 सेकेंड बाद, सॉरी 4 सेकेंड बाद, ठीक है 4 सेकेंड होगा, 40 उसकी स्पीड हो जा रही है, कितनी हो जाएगी 40, और इस तरीके से 5 सेकेंड बाद 50, और 6 सेकेंड बाद, ठीक है 6 मैंने लिया नहीं तो ऐसे ही रहने दीजिए। ठीक है, इस तरीके से आपको करना है। ठीक है, अगर मैं अब इसको जोड़ दूं, ठीक है, अगर मैं इसको अब जोड़ दूं, यानी कि सारे पॉइंट्स को अगर मिला दे, तो देखिए ग्राफ हमारा स्ट्रेट बन गया कुछ। ठीक, थोड़ा बहुत अगर इधर उधर हो गया होगा तो ग्राफ में बनाओगे बिल्कुल सीधा बनेगा, तो बिल्कुल स्ट्रेट बन गया। ठीक है, तो देखिए जिस तरीके से यूनिफॉर्म मोशन, आपको याद है कि यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ भी स्ट्रेट बनता था, पर ध्यान रहे कि यूनिफॉर्म मोशन हम तब कहते हैं जब वो डिस्टेंस वर्सेस टाइम का ग्राफ रहता है। यहाँ पे देखिए मैंने वेलोसिटी ले रखा है और यहाँ पे टाइम ले रखा है। डेटा को वैसे देख के भी पता चल रहा है कि हर एक सेकेंड में वो सेम स्पीड को इंक्रीज कर रहा है ना। 1 सेकेंड में 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड को बढ़ा दिया, अगले 1 सेकेंड बाद भी 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड को बढ़ाया, तभी तो 20 हो गया। अगले 1 सेकेंड में भी 10 मीटर पर सेकेंड और बढ़ा दिया, यानी कि 30 हो गया। डेफिनेशन सुना सुना सा आपको लग रहा होगा कि इफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, इंक्रीज इक्वल स्पीड या सेम स्पीड, ठीक है, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, जब कोई ऑब्जेक्ट सेम स्पीड को इंक्रीज करता है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो उसको हम क्या कहते हैं बच्चों, उसको हम यूनिफॉर्म, ठीक है, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन कहते हैं। ठीक है, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन कहते हैं। क्लियर है? तो ये बात होता है, जो ये ग्राफ है बच्चों, वो आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन गिव्स कर रहा है, क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है, यानी कि ये जो ग्राफ है वो किसका है, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का है। ठीक है, ये जो ग्राफ है वो किसका है, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का है। ठीक है, तो यहां से तो आपको समझ में आ गया कि जब वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, ठीक है, वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ जब स्ट्रेट बनता है तो वो किसका होता है, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का होता है। यहां तक तय हो गया। अब सवाल आता है, जैसे कि यूनिफॉर्म मोशन का वेलोसिटी बताता था तो हम वेलोसिटी निकाल भी लेते थे, तो इस तरीके से अगर ये यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन बता रहा है तो क्या हम एक्सीलरेशन फाइंड आउट कर सकते हैं? ठीक है, क्या इस ग्राफ से हम एक्सीलरेशन फाइंड आउट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, देखिए अगर हम एक्सीलरेशन की बात करें, ठीक है, तो एक्सीलरेशन को याद रखिए, एक्सीलरेशन का जो डेफिनेशन था ये भी हम कर चुके हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है, यानी कि अपनी वेलोसिटी को कितना चेंज कर रहा है विद इन टाइम, अपनी वेलोसिटी को कितना चेंज कर रहा है विद इन टाइम। तो अगर इस पूरी जर्नी में देखें,
ठीक है। इस पूरे जर्नी के दौरान अगर हम टाइम इंटरवल को ले लें 0 से 5 सेकेंड, ठीक है, मैक्सिमम 0 से 5 सेकेंड ही तो गया, तो 0 से 5 सेकेंड उसने समय लिया और वेलोसिटी उसकी कितनी चेंज हो गई है 0 से 5 सेकेंड के दौरान। ध्यान से देखिए, 0 पे उसकी वेलोसिटी कितनी थी, 0 थी। तो यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि ये जो पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पे नाम रख देता हूँ फिर से, ये मान के चलो आपका P, ठीक है, ये वाला जो पॉइंट है आपका मान के चलो Q, ठीक है, ये वाला जो पॉइंट है आपका मान के चलो R, ठीक है, और इसको हम मान लेते हैं O, ठीक है। तो O, P, Q, R और ये पूरा हम मान लेते हैं S, ठीक है, इस प्रकार से। तो इनिशियल वेलोसिटी यानी कि शुरुआती वेलोसिटी U, ठीक है, U की अगर हम वैल्यू देखें इस ग्राफ में तो कितना दिख रहा है 0, ठीक है, कितना दिख रहा है 0, ठीक है, कितना दिख रहा है 0। और साथ में हम अगर फाइनल वेलोसिटी देखें तो देखिए फाइनल वेलोसिटी ये है, देखिए ये है, यानी कि इस पूरे जर्नी में फाइनल देखो इनिशियल वेलोसिटी था 0 और फाइनल वेलोसिटी कितनी है 50 मीटर पर सेकेंड। तो वो 50 मीटर पर सेकेंड इसी को कहते हैं ना, याद करिए ग्राफ में कैसे देखते हैं हम, यहां से लेके यहां तक अगर 50 है, यहां से लेके यहां तक अगर 50 है, ठीक है, ये यहां से लेके यहां तक 50 मीटर पर सेकेंड है, तो इसकी जितने डिस्टेंस है या ये अगर 50 मीटर पर सेकेंड है तो ये भी कितना होगा 50 मीटर पर सेकेंड, यानी कि ये इसका फाइनल वेलोसिटी हो गया, जिसको मैं v लिख देता हूँ। यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक फाइनल वेलोसिटी हो गया v, ठीक है, और इनिशियल वेलोसिटी क्या है हमारा फिलहाल 0 लेके चल रहा है v, ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे हमारे u है और फाइनल वेलोसिटी हमारे यहाँ पे pq है, ठीक, pq है। तो अगर हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लगाएं तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन में टाइम, ऐसे ही निकाला जाता है। तो देखिए v यहाँ पे क्या है, देखिए फाइनल वेलोसिटी को हम pq लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए pq। इनिशियल वेलोसिटी इस ग्राफ के अकॉर्डिंग अगर 0 से स्टार्ट करें तो इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गया, और टाइम देखिए फिर से टाइम कितना लग रहा है, जब उसने 50 मीटर पर सेकेंड की स्पीड कर ली तो कितने समय में करा 5, और ये देखिए OQ ये टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, PQ को अगर आप क्या ले रहे हैं फाइनल वेलोसिटी ले रहे हैं तो OQ क्या हो जाएगा टाइम हो जाएगा, तो OQ आपका क्या हो जाएगा टाइम हो जाएगा, ठीक है। तो हम यूं कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन हमारा किसके बराबर आ गया PQ अपॉन OQ, ठीक, PQ अपॉन OQ। अब थोड़ा सा रिकॉल कर लीजिए, जब मैंने यूनिफॉर्म मोशन का आपको ग्राफ बताया था तो देखिए फिर से ट्राइंगल बन रहा है, ये एक परपेंडिकुलर ट्राइंगल बन रहा है, ठीक है, 90 डिग्री का होता है, एक परपेंडिकुलर ट्राइंगल बन रहा है। तो ट्राइंगल में मैंने बताया था कि इसको परपेंडिकुलर कहा जाता है और इसको बेस कहा जाता है। तो देखिए ये वही है, ये परपेंडिकुलर अपॉन में क्या है बेस है, और फिर से रिकॉल करिए कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस को और क्या नाम रखा जाता था टेन थीटा कहा जाता था, ठीक, टेन थीटा, और टेन थीटा को ही क्या कहते थे हम स्लोप कहते थे, क्या कहते थे स्लोप कहते थे। तो एक तरीके से जो थीटा होता था ये वाला एंगल होता था, थीटा जो होता था हमारा ये वाला एंगल होता था, ठीक है। तो हम अब उसको अगर हम कंपेयर करें तो हम कह सकते हैं कि इसका जो स्लोप है, ठीक है, इस वाले यानी कि वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ, वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ में अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो हम परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि PQ अपॉन OQ करें, PQ अपॉन OQ करें तो एक्सेलरेशन निकल सकता है। अगर इस क्वेश्चन में आप अगर PQ करेंगे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है, तो PQ कितना है 50, तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए 50, ठीक है, अपॉन OQ कितना है 5, यानी कि PQ अपॉन OQ कर दिया यानी कि कितना आ गया 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये एक्सेलरेशन निकल गया, है ना। अगर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो जैसे कि मैंने बताया कि भाई अगर आपको कोई ग्राफ दे रखा है इस तरीके का यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का, अगर आपको एक्सेलरेशन निकालना तो क्या करें PQ अपॉन में OQ, PQ ये परपेंडिकुलर लाइन, OQ ये बेस वाला, ठीक है, जिसको हम टेन थीटा भी कहते हैं यानी कि स्लोप भी कहते हैं। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हमने देखा तो एक्सेलरेशन कितना आ रहा है 10 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि हमने क्या करा PQ अपॉन में OQ यानी कि फाइनल वेलोसिटी अपॉन में टाइम कर दिया तो हमारा वो निकल गया एक्सेलरेशन निकल गया। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ अगर स्ट्रेट बनता है तो वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहलाता है, ना कि यूनिफॉर्म मोशन, ध्यान रहिएगा, ठीक है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर इधर वेलोसिटी है y एक्सिस में और यहाँ पे x एक्सिस में टाइम है तो वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ हमें क्या बताता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बताता है, ठीक है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बताता है। वो एक्सेलरेशन फाइंड आउट कैसे करेंगे PQ अपन में OQ कर दीजिए या परपेंडिकुलर अपन में बेस यानी कि tan थीटा भी आप कह सकते हैं, क्लियर है।
और मैंने इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम एक्सेलरेशन निकालेंगे तो कितना आ रहा है, इस वाले ऑब्जेक्ट का जो मोशन है उसमें 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर उसका क्या आ रहा है, एक्सेलरेशन आ रहा है। ठीक, तो यानी कि आप ये भी कह सकते हो कि एक्सेलरेशन जो होता है वो हमारा स्लोप के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि अगर किसी ऑब्जेक्ट का, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिए, ठीक है, अगर यहाँ पे ग्राफ बन रहा है तो एक ए हो गया और एक ए हो गया, ए और ये बी, ठीक है, तो ये आपका जो है वेलोसिटी है और ये आपका टाइम है, तो ये आपका θ1 एंगल बन रहा है और ये आपका θ2 एंगल बन रहा है। तो अब अगर गौर से देखेंगे तो बी वाले का जो एंगल है वो कम है और ए वाले का जो एंगल है वो ज्यादा है, θ2 ज्यादा दिख रहा है। तो जिसका एंगल ज्यादा उसका स्लोप भी ज्यादा, और जिसका स्लोप ज्यादा उसका एक्सेलरेशन भी ज्यादा होगा, उसका एक्सेलरेशन भी ज्यादा होगा। क्लियर है? तो आपको यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ कैसे बनता है वो आपको समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, चलिए अब कुछ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ कैसे बनता है वो देखते हैं। ठीक है, और समझते हैं इसको कैसे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ कैसे बनाते हैं। ठीक है, फिर से एक बार रिकॉल करते हैं। तो वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाया, ठीक है, इनकी शॉर्ट में बना रहा हूं। ये टाइम, एक्स एक्सिस टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है और वाई एक्सिस मान के चलिए वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर ग्राफ बना स्ट्रेट इस तरीके से, ठीक है, तो ये ग्राफ क्या शो करता है, यूनिफॉर्म, ठीक है, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, ठीक है, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। और अगर हमें इसमें एक्सीलरेशन फाइंड आउट करना है तो क्या करिए, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए, ठीक है, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए। तो ये परपेंडिकुलर में मान के चलिए ये P पॉइंट है, ये Q पॉइंट है और ये O पॉइंट है। तो एक्सीलरेशन कैसे निकालेंगे हम, PQ अपॉन OQ कर देंगे, हमारा एक्सीलरेशन निकल जाएगा। ठीक है, जिसको हम और क्या कहते हैं, अगर ये एंगल थीटा है तो और क्या नाम से जानते हैं, टेन थीटा के टर्म से भी हम जानते हैं, ठीक है, जिसको स्लोप भी कहते हैं। तो यानी कि यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का जो स्लोप होता है, ठीक है, सॉरी, अगर आपसे कोई पूछे वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, रिपीट, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो क्या इंफॉर्मेशन देता है, तो बोलोगे आप उससे एक्सीलरेशन निकलता है। ठीक है, उससे एक्सीलरेशन निकलता है। ठीक है, अब देखिए नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का, ठीक है, अब जिस तरीके से आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन था वैसे ही नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन भी है। तो वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ अगर कर्व बन गया, ठीक है, कर्व बन गया इस तरीके से, तो यहाँ पे साफ दिख रहा है। आप डेटा लेके भी कर सकते हो, डेटा लेके भी करोगे तो ये इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे अगर अनइक्वल स्पीड को इंक्रीज करेगा, आई रिपीट, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे अगर अनइक्वल स्पीड को इंक्रीज करेगा तो कुछ इस टाइप से कर्व वाला आपको ग्राफ बनेगा, जो हमें क्या बताता है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। देखिए बच्चे गलतियां कहाँ करते हैं, एक बार मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, देखिए अगर यहाँ पे v की जगह डिस्टेंस दिया रहता, ठीक है, डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस वर्सेस टाइम का ग्राफ दिया रहता और वो ऐसे बनता तो हम क्या लिखते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन लिखते हैं बच्चों। लेकिन अगर यहाँ पे वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ है तो थोड़ा सा ध्यान रखना है कि डिस्टेंस वर्सेस टाइम का ग्राफ दे रखा है या वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ दे रखा है, उसके बेसिस पे आप आंसर बताओ। ये नहीं कि आप याद कर लिए कि नहीं कर्व है तो भाई नॉन यूनिफॉर्म मोशन लिख दिया, नहीं, कर्व है तो अगर डिस्टेंस वर्सेस टाइम का ग्राफ है तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन, और अगर वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ है तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, ध्यान रहेगा। ठीक है, अब देखिए एक और एग्जांपल देखते हैं कि अब बताइए जरा, देखिए अब बताइए जरा, अगर ये वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, तो और ग्राफ बन रहा है इस प्रकार से। ठीक है, आपको याद होगा, थोड़ा सा याद दिला देता हूं कि मैंने अभी जस्ट डिस्टेंस वर्सेस टाइम का ग्राफ को भी इस तरीके से आपको बताया था, इस तरीके से होता है। ठीक है, तो याद है आपको क्या बताया था, एक इस टाइप का मोशन है, इसमें ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि टाइम तो इंक्रीज कर रहा है मगर डिस्टेंस इंक्रीज नहीं हो रहा है। जब वाई एक्सिस में इंक्रीज नहीं हो रहा है यानी कि ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है। बट यहाँ पे देखिए अब वाई जो है आपका चेंज हो चुका है, यहाँ पे वाई के डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे वाई वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये नहीं कि आप इसको भी देख के रेस्ट पे लिख दीजिए, नहीं, ये रेस्ट पे नहीं है बच्चों। यहाँ पे क्या दिखा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, टाइम इंक्रीज हो रहा है मगर वेलोसिटी सेम है। ध्यान देखिए, टाइम इंक्रीज हो रहा है मगर जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज नहीं हो रहा है। ठीक है, यानी कि इस यहाँ पे जो टाइम था वहां पे भी वेलोसिटी हुई, यहाँ पे जो टाइम आगे बढ़ा वहां पे भी वेलोसिटी हुई, यहाँ पे टाइम आगे है फिर भी वेलोसिटी हुई। यानी कि वाई एक्सिस वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि वेलोसिटी नहीं बढ़ रहा है लेकिन टाइम तो बढ़ रहा है ना। तो जरा सोचिए, आप आराम से सोचिए कि टाइम बढ़ रहा है लेकिन वेलोसिटी नहीं बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक कांस्टेंट वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट जो है आगे की तरफ बढ़ रहा है। यानी कि आप एक ही स्पीड से, यानी कि 50, अगर मान के चलो यहाँ पे वेलोसिटी अगर सपोज 50 मीटर पर सेकेंड इन पर्टिकुलर डायरेक्शन है,
ठीक है, पर्टिकुलर डायरेक्शन में अगर 50 मीटर पर सेकंड के साथ, तो देखो टाइम आगे बढ़ रहा है, यहाँ पे 50 की स्पीड है, यहाँ पे 50, यानी कि मोशन में है, ऑब्जेक्ट मोशन में है, रेस्ट पे नहीं है। ठीक है, जैसे यहाँ पे रेस्ट पे था, पर यहाँ पे रेस्ट ऐसा नहीं कि यहाँ पे रेस्ट पे, ऐसा नहीं, यहाँ पे मोशन में है। मोशन में तो है मगर किसमें है, कांस्टेंट वेलोसिटी। ठीक है, कांस्टेंट वेलोसिटी। ठीक है, मतलब इसकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है। तो अब एक सवाल मैं पूछता हूँ, इसमें एक्सीलरेशन होगा क्या, नहीं होगा। देखिए एक्सीलरेशन नहीं होगा, पहली बात तो इसका स्लोप ही नहीं बन रहा, पहली बात तो इसका स्लोप ही नहीं बन रहा, और दूसरी बात आपको इतना भी पता है कि जब वेलोसिटी चेंज नहीं होता है, जब वेलोसिटी चेंज नहीं होता है तो हम उसमें क्या कह सकते हैं, नो एक्सीलरेशन भी कह सकते हैं, यानी कि इसमें कोई एक्सीलरेशन नाम का चीज नहीं है। ठीक है, तो आप इसको कांस्टेंट वेलोसिटी कहो तो भी आंसर सही है, क्योंकि भाई वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है। अगर आप इसमें ऑप्शन में आपको कांस्टेंट वेलोसिटी ना देके अगर नो एक्सीलरेशन दे रखा है, वो भी सही है, क्योंकि इसमें एक्सीलरेट नहीं कर रहा ऑब्जेक्ट। ठीक है, जब वेलोसिटी ही चेंज नहीं हो रहा है तो एक्सीलरेशन है ही नहीं, यानी कि यहाँ से यहाँ तक के दौरान जब हॉरिजॉन्टली से बढ़ रहा है आगे, वर्टिकली नहीं बढ़ रहा है, यानी कि वेलोसिटी नहीं बढ़ रहा है। और हम जानते हैं कि एक्सीलरेशन का डेफिनेशन ही है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो जब वेलोसिटी ही चेंज नहीं होता, एक्सीलरेशन कहाँ से होगा। तो इस ग्राफ के दो नाम रख सकते हो, कांस्टेंट वेलोसिटी कह सकते हो और नो एक्सीलरेशन भी कह सकते हो। ठीक है, आई होप कि वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन आपको बता दूं कि वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ सिर्फ एक्सीलरेशन ही नहीं बताता है, उससे हमें डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं कि उस ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस कवर किया। तो चलिए समझते हैं जल्दी से कि वेलोसिटी वर्सेस टाइम के ग्राफ को देख के किस तरीके से हम पता कर सकते हैं कि उस ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। चलिए अब हम समझते हैं कि वेलोसिटी वर्सेस टाइम के ग्राफ से हम डिस्टेंस कैसे निकाल सकते हैं। यानी कि अगर आपको कभी भी सपोज यहाँ पे एक मैंने ग्राफ ले रखा है, ये टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, और यहाँ वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ है, तो यहाँ पे अगर किसी भी दो पॉइंट के बीच में बोलेगा कि जब यहाँ से यहाँ तक ऑब्जेक्ट आ गया, ठीक है, ए पे वेलोसिटी कुछ ना कुछ है इसकी। ठीक है, फिलहाल तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ए पे जितना वेलोसिटी है बी पे भी उतना ही है, मगर टाइम अलग अलग है। यहाँ पे टाइम यहाँ पे t1 था और यहाँ पे जब पहुंच गया, ठीक है, तो टाइम t2 था। ठीक है, मैंने t1 जो टाइम दे रखा है बच्चों 0 को ले रखा है। ठीक है, यानी कि यहाँ से, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक जो इसका टाइम है, इस दौरान, ठीक है, इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। देखो डिस्टेंस जब भी पूछेगा तो आपको एक इंटरवल तो देगा ना कि इस टाइम से लेके इस टाइम तक का डिस्टेंस निकालिए। ठीक है, तो अगर वो, या फिर पूरे जर्नी का देगा, ठीक है, कि भाई पूरे जर्नी का निकालिए करके। तो अगर आपको कभी भी वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ, हमने देखा कि वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ ये यूनिफॉर्म किसका है, सॉरी ये जो है ये हमारा कांस्टेंट वेलोसिटी का ग्राफ है, या जिसपे एक्सीलरेशन नहीं होता है। ठीक है, तो अगर हमें इसका ये पता करना है कि t1 से लेके t2 तक इस ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो बच्चों आपको क्या करना है, ये जो ग्राफ है, ये जो ग्राफ है और जो x एक्सिस है उसके बीच का एरिया निकाल देना है। कि मैं शेड कर देता हूँ, कहाँ तक का एरिया बनेगा, आपका यहाँ तक का एरिया बनेगा। ठीक है, यानी कि यहाँ तक का एरिया बनेगा, यानी कि ये एरिया को आपको फाइंड आउट कर देना है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ में जो ग्राफ और x एक्सिस के बीच में जो एरिया होता है, ठीक है, यानी कि एरिया बिटवीन, हम क्या कह सकते हैं, एरिया बिटवीन, ठीक है, एरिया बिटवीन ठीक है, ग्राफ, ठीक है, ग्राफ एंड x एक्सिस, ठीक है, एंड x एक्सिस, ठीक है, वो हमें क्या देता है, डिस्टेंस निकाल के देता है, वो हमें निकाल के देता है डिस्टेंस कितना होगा। ठीक है, तो अगर हम इसका एरिया निकालें तो देखिए रेक्टेंगल शेप बन रहा है, यानी कि लेंथ इंटू ब्रेथ कर देंगे आप। इसका एरिया कैसे निकालेंगे, इसका एरिया निकालने के लिए लेंथ इंटू ब्रेथ कर देंगे। तो लेंथ क्या हो जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक आपको दिया रहेगा, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक कुछ वैल्यू होगी, और ब्रेथ क्या हो जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो जब आप इसका एरिया निकाल देंगे, देखिए इन सबका प्रूफ भी है लेकिन अभी उसकी नीड नहीं है मेरे हिसाब से। अगर आप सिर्फ इतना याद कर लो कि भाई एरिया निकाल दीजिए, एरिया वो शेप डिपेंड करता है कि वो किस टाइप का शेप बन रहा है। तो अगर इस टाइप का शेप है, यानी कि रेक्टेंगल का शेप है, तो एरिया निकल जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ करके। तो लेंथ इंटू ब्रेथ कर देंगे तो एरिया निकल जाएगा, और एरिया का मतलब क्या निकल गया आपका, कि उस ऑब्जेक्ट ने उस टाइम इंटरवल के दौरान कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया वो निकल जाएगा। अगर इस तरीके से ग्राफ है, ठीक है, ये यानी कि टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये आपका वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है वाई एक्सिस। ये किस टाइप का ग्राफ है, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का। पर ऑब्जेक्ट ने यहां से लेके यहां तक, ठीक है, देखो आपको कहीं से ही पूछ सकता है, लेकिन हम मान के चल रहे हैं फिलहाल के लिए शुरू से लेके ये पी पॉइंट तक। पी पॉइंट में मान के चलो उसका जो टाइम था t1 था, ठीक है, और यहाँ पे जो उसका टाइम है वो t0 था। ठीक है,
T0 से लेके T1 के बीच में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, फिर से वही सवाल, एक टाइम इंटरवल दे दिया। तो यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस आपसे पूछा है कि इस टाइम के दौरान उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो उसमें ग्राफ को अगर हम एक्स एक्सिस और ग्राफ का एरिया को इंक्लोज कर दें, एरिया इंक्लोज, ठीक है, एरिया इंक्लोज लिखेंगे ज्यादा अच्छा रहेगा, एरिया इंक्लोज, ठीक है, एरिया इंक्लोज बिटवीन द ग्राफ एंड द एक्स एक्सिस। तो ग्राफ और एक्स एक्सिस के बीच में जो एरिया इंक्लोज हो रहा है, ठीक है, ये वाला एरिया, तो इस केस में इसका एरिया निकाल देंगे तो इसमें इसका डिस्टेंस निकल जाएगा कि इस ग्राफ में या इस जर्नी में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, वो कैसे निकल जाएगा, इसका एरिया निकाल दीजिए, ठीक है। तो ये क्या बन रहा है, ये शेप बन रहा है ट्राइंगल का, ये कैसे निकलेगा, हाफ, ठीक है, बेस इंटू हाइट, ठीक, हाफ बेस इंटू हाइट। बेस क्या हो जाएगा, यहां से लेके यहां तक, जो कि कुछ ना कुछ दिया होगा, ठीक है, और हाइट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर होता है हाइट, ये हो जाएगा, यानी कि हाफ बेस इंटू हाइट कर दीजिए तो आपका क्या निकल जाएगा, एरिया निकल जाएगा। और एरिया निकल गया तो आप एक तरीके से क्या निकल गया, आपने ये पता कर लिया कि उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, यानी कि जो आपका एरिया आएगा वही उसका डिस्टेंस ट्रेवल किया हुआ होगा, ठीक है। इस वाले केस में देखिए, तो इस केस में देखिए ऑब्जेक्ट ने यहां से चलना शुरू किया है और यहां तक इस तरीके से जा रहा है। तो फिर से अगर मुझे यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस ट्रेवल करना है या पता करना है कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, टी ले लेता हूं, T0 और यहाँ पे T1, यानी कि इस टाइम इंटरवल के दौरान उसने कितना एरिया कवर किया, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका पूरा एरिया निकालना पड़ेगा। तो आप चाहो तो इसको इस तरीके से देखिए, दो तरीके आपके पास, यहाँ पे अगर एक परपेंडिकुलर लाइन बना दोगे तो इस पूरे का एरिया दो तरीके से निकाल सकते हो। देखो इसमें एक तो ये रेक्टेंगल बन रहा है, ठीक है, एक तो ये रेक्टेंगल बन रहा है, ठीक है। दूसरा अगर ऊपर देखोगे तो यहाँ पे ट्राइंगल बन रहा है, यहाँ पे क्या बन रहा है, ट्राइंगल बन रहा है। तो आप दोनों तरीके से कर सकते हैं। आप क्या करिए कि आपको तो पूरा एरिया चाहिए, क्योंकि ग्राफ और एक्स एक्सिस के द्वारा जो एरिया इंक्लोज किया जा रहा है वो पूरा एरिया है। तो पूरे एरिया को दो तरीके से निकाला जा सकता है। शेप की अगर हम बात करें तो बच्चों ये जो शेप है वो किसका है, आपका ट्रेपीजियम का शेप है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वो ट्रेपीजियम का शेप है, ठीक है। अगर इस तरीके से देखोगे, मान के चलो ये ओ, ठीक है, ये ए, ये बी, ठीक है, और ये सी, ठीक है। तो अगर इस इधर यहां से देखोगे तो ये ट्रेपीजियम बन गया, ठीक है। तो ट्रेपीजियम बन गया तो ट्रेपीजियम का एरिया कैसे निकालते हैं, हाफ, ठीक है, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड और इनटू में हाइट, ठीक है, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू में हाइट। तो अगर यहां से देखा जाए तो इसका एरिया यानी कि हाफ, ठीक है, सम ऑफ पैरेलल साइड में देखो क्या आएगा, ये चीज देखो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये आएगा, ठीक, यानी कि बी से बी सी, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूं ताकि इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग याद रहे। ये बी सी और दूसरा क्या है आपका ए ओ, ठीक है, प्लस ए ओ और इनटू में हाइट, हाइट इसको लेते हैं, ये हाइट हो गया, ठीक है, यानी कि सी ओ, ठीक, ये आपका सी है, ठीक है, तो सी ओ यानी कि हाइट क्या हो जाएगा, सी ओ हो जाएगा, ठीक है। फिर से बता रहा हूं, ये ट्रेपीजियम का शेप हो जाएगा जब इस टाइप का ग्राफ होगा। तो ये आपका हो गया पैरेलल साइड, ये दोनों, ठीक है, तो इन दोनों को पैरेलल साइड यहाँ पे पुट कर दीजिएगा और हाइट क्या हो जाएगा, सी से लेके ओ तक की जो मेजरमेंट दे रखा होगा वो आपका हाइट हो जाएगा, ठीक है। या फिर आप अलग अलग करके भी कर सकते हैं। एक शेप बन रहा है ट्राइंगल, तो पहले ट्राइंगल का एरिया निकाल दीजिए हाफ बेस इंटू हाइट करके, और दूसरा शेप बन रहा है रेक्टेंगल, फिर रेक्टेंगल का एरिया निकाल दीजिए। यानी कि जब इस ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे तो हाफ बेस इंटू हाइट प्लस रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो अलग अलग करके करो तो भी बात वही आ जाएगी, या फिर ट्रेपीजियम का शेप लेके करो तभी बात वही आ जाएगी, क्योंकि हमारा डिस्टेंस निकालने का तो सेम, सिर्फ यही तरीका है कि जो भी एरिया इंक्लोज हो रहा है ग्राफ और एक्स एक्सिस के द्वारा, उस वाले एरिया को आपको फाइंड आउट करना। वो एरिया आप ब्रेक करके निकालिए, एक ही फिगर को करके निकालिए, उससे आपका एरिया निकल जाएगा, ठीक। और एरिया निकल गया तो डिस्टेंस हो गया, क्लियर है। तो इस तरीके से हमें वेलोसिटी वर्सेस टाइम का जो ग्राफ होता है उसका अगर हमें एरिया फाइंड कर दें तो उससे हमें डिस्टेंस भी निकल सकता है, ठीक है। हम इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं और एक क्वेश्चन से ही आपको ग्राफ से रिलेटेड जो एरिया वाला जो कंसेप्ट है वो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए एक क्वेश्चन को करते हैं और समझते हैं कि अगर ग्राफ वाला क्वेश्चन आता है तो उससे हम एक्सेलरेशन डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं। चलिए अब ये क्वेश्चन देखते हैं और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस क्वेश्चन से आप सारे कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे, ठीक है। तो देखिए मैंने स्पीड वर्सेस टाइम का एक ग्राफ बना रखा है, जहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पे ओ से शुरू होता है, ए तक जाता है, यहाँ पे 6 मीटर पर सेकेंड उसकी स्पीड हो गई है, समय लगा 4, फिर 10 सेकेंड के टाइम के बाद भी उसकी स्पीड कितनी है, 6 मीटर पर सेकेंड ही है, फिर 16 सेकेंड, ये टाइम है 16, ठीक है, 16 सेकेंड में फिर वो रिटार्डेशन होकर नीचे आ गया, यानी कि उसकी वेलोसिटी 0।
तो सबसे पहला हमसे सवाल पूछा है, व्हाट इज द मोशन टाइप ऑफ ओए। ओए में मोशन का टाइप क्या है। देखिए स्पीड वर्सेस टाइम का ग्राफ बन रहा है और मैंने आपको बता रखा है, ठीक है, स्पीड या वेलोसिटी जो भी बोले, ठीक है, यानी कि स्पीड, ठीक है, वर्सेस टाइम का ग्राफ अगर इस तरीके से बनेगा, ठीक है, यानी कि स्ट्रेट बनेगा, ओए तक बोला है ना, सिर्फ ओए को देखिए ध्यान से, ओए तक बोला है तो सिर्फ ओए तक ही देखिए, यानी कि वेलोसिटी वर्सेस या स्पीड वर्सेस टाइम का ग्राफ जब इस तरीके से स्ट्रेट बनता है तो हम उसको क्या बोलते हैं कि उसमें क्या है, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है, ठीक है, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है, ठीक है। ध्यान से याद आ गया होगा आपको कि जब वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ स्ट्रेट बनता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन या स्पीड वर्सेस टाइम का ग्राफ जब बनता है। एबी का मोशन टाइप पूछ रहा है, एबी, ठीक है, तो देखिए एबी को अगर ध्यान से देखा तो एबी ये बन रहा है, एबी में क्या हो रहा है कि ए से बी तक अगर हम देखें तो ए से बी में क्या हो रहा है कि टाइम तो बढ़ रहा है लेकिन वेलोसिटी नहीं बढ़ रहा है, ठीक है, टाइम तो बढ़ रहा है मगर वेलोसिटी नहीं बढ़ रहा है, यानी कि वर्टिकली नहीं बढ़ रहा है, और वर्टिकली नहीं बढ़ रहा है यानी कि वेलोसिटी नहीं बढ़ रहा है, यानी कि उस केस में क्या है, कांस्टेंट स्पीड में गाड़ी चल रहा है, ठीक है, कांस्टेंट स्पीड में गाड़ी चल रहा है, क्लियर, कांस्टेंट स्पीड में गाड़ी चल रहा है, यानी कि यहाँ पे कह सकते हो कि यहाँ पे स्पीड उसकी कांस्टेंट है, ठीक है, स्पीड उसकी कांस्टेंट है, स्पीड उसकी कम ज़्यादा नहीं हो रही है, ठीक है, यानी हम स्ट्रेट मोशन की अगर हम बात करें तो अगर हम स्ट्रेट मोशन की अगर बात करें तो हम इसको कह सकते हैं कि नो एक्सेलेरेशन, ठीक है, अगर वो डायरेक्शन वगैरह चेंज नहीं कर रहा है और स्ट्रेट मोशन है तो एक्सेलेरेशन नहीं है, ये भी कह सकते हैं, ठीक है। बीसी आपसे पूछा कि बीसी में कौन सा टाइप का आपका मोशन है। देखिए मैं रिटार्डेशन का ग्राफ आपको नहीं बताया था, एक बार देख लीजिए, जैसे यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन का ग्राफ कैसे बनता है, इस तरीके से वेलोसिटी वर्सेस टाइम में, तो रिटार्डेशन का मतलब क्या होता है कि जब ऑब्जेक्ट क्या करता है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे इक्वल स्पीड को क्या करता है, डिक्रीज करता है। स्पीड ये थोड़ा ना कि बढ़ेगा ही हमेशा, हो सकता है ना कि बहुत ज़्यादा स्पीड में है तो फिर लगातार अपनी स्पीड को कम करता चला जाएगा, तो उसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। तो ये जिस तरीके से यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन का ग्राफ है, ये ग्राफ किसका है, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, ठीक है। रिटार्डेशन का मतलब आप समझ जाइएगा कि आपका जो ऑब्जेक्ट का स्पीड है वो कॉन्स्टेंटली क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, लगातार डिक्रीज हो रहा है, तो ये यूनिफॉर्म रिटार्डेशन का ग्राफ हो गया। तो यहाँ पे बीसी में हम क्या लिख सकते हैं, बी और सी को देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन हो रहा है, ठीक है, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, ठीक है। जब एक्सेलेरेशन का अपोजिट ही रिटार्डेशन है, एक्सेलेरेशन में गाड़ी की स्पीड बढ़ती है, रिटार्डेशन में गाड़ी की स्पीड डिक्रीज होती है, ठीक है। फिर एक्सेलेरेशन आपसे पूछा है, तो देखिए एक्सेलेरेशन यहाँ पे तीन केस बन रहा है, एक ओ से ए तक, ए से बी तक और बी से सी तक। ए से बी में तो कोई एक्सेलेरेशन है ही नहीं, मैंने यहाँ पे ही बताया था आपको कि ए से बी में तो कोई एक्सेलेरेशन है ही नहीं क्योंकि वहाँ पे वेलोसिटी या स्पीड चेंज ही नहीं हो रहा है। बी से सी में तो रिटार्डेशन हो रहा है, ठीक है, बी से सी में रिटार्डेशन हो रहा है। अब हमसे बोला है कि एक्सेलेरेशन निकालिए, कि एक्सेलेरेशन कहाँ से निकालेंगे, ओ से ए तक, ठीक है, ओ से ए तक। तो देखिए इसको अगर अलग से समझे, ओ है यहाँ पे, ए है सपोज, ठीक, तो मैंने आपको बताया था एक्सेलेरेशन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ये ना परपेंडिकुलर लाइन बनाएंगे, ठीक है, और ये एक्सेलेरेशन निकालने के लिए परपेंडिकुलर अपन में बेस कर दो। एक्सेलेरेशन निकालने के लिए क्या बताया था आपको, परपेंडिकुलर अपॉन बेस कर दो। तो परपेंडिकुलर यानी कि ये, ठीक, ये परपेंडिकुलर हो गया, ठीक। तो ए से लेके डी तक कितना है, 6 है। देखिए यहाँ से ओ से लेके यहाँ तक 6 मीटर पर सेकेंड है ना, देखिए ये क्या शो कर रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक 6 है, तो ए से डी तक भी कितना होगा, 6 होगा, यानी कि ए से लेके डी तक हमारा कितना होगा, 6 होगा, यानी कि ये परपेंडिकुलर। फिर से मैं बता रहा हूँ हम एक्सेलेरेशन कैसे निकालते हैं, ए डी अपॉन ओ डी, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, या परपेंडिकुलर अपन बेस में याद कर लो। तो अब देखिए ए डी कितना है, 6 है, ये जितना होता है ये भी उतना ही होता है, तो ये 6 है, तो ए डी की जगह हम कितना लिख देंगे, 6, ठीक, 6, और फिर बेस यानी कि ओ डी, बेस यानी कि ओ डी, तो ओ डी कितना है, 4 है, ठीक, तो 4 है, तो ये आपका यानी कि एक्सेलेरेशन हम निकालें तो 2 3 6 2 2 4 यानी कि इतना मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, तो 3/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये एक्सेलेरेशन हमारा निकालेगा। रिटार्डेशन हमसे पूछा है, अच्छा रिटार्डेशन में भी देखिए ध्यान से, रिटार्डेशन में यहाँ पे जो इसकी वेलोसिटी है और यहाँ पे उसकी जो वेलोसिटी है, देखिए यहाँ पे उसकी वेलोसिटी कितनी है, 6, और यहाँ पे कितनी होगी, 0 हो गई, ठीक। तो यहाँ पे भी हम परपेंडिकुलर अपन में बेस ही करेंगे, ठीक, परपेंडिकुलर अपन में बेस ही करेंगे, तो परपेंडिकुलर कितना हो गया, देखिए अगर यहाँ पे ये 90 डिग्री है, ठीक है, तो परपेंडिकुलर कितना हो गया, परपेंडिकुलर हो गया आपका 6, ठीक है,
परपेंडिकुलर होगा फिर से 6, ठीक है। और टाइम देखिए 4 ही है, देखिए 10 और 16, ध्यान से देखिए, यानी कि हम बेस की बात करें तो बेस तो यही होता है ना, बेस ये होता है, ये परपेंडिकुलर बेस ही, तो कितने का है यहाँ पे, 10 से यहाँ पे 16 है, 6 है, सॉरी, ठीक, कितना है, 6 है, ठीक है। यानी कि 10 से 16 के बीच में कितने टाइम का होगा, 6 सेकेंड का गैप है, ठीक। यानी कि बेस हमारा हो गया 6, ठीक है, बेस हमारा कितना हो गया 6। तो यानी कि हम यहाँ पे अगर एक्सेलरेशन निकालें, ठीक है, तो एक्सेलरेशन का हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर यानी कि 6, ठीक है, और बेस भी कितना है हमारा 6, तो कितना आ जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और साइन किसका लगा देना, माइनस का, क्योंकि रिटार्डेशन हमेशा माइनस में आता है, रिटार्डेशन हमेशा इसमें आता है, माइनस में आता है। इसको हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, देखिए एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है v माइनस यू अपन में टाइम, ठीक है, v माइनस यू अपन में टाइम। तो फाइनल वेलोसिटी कितना है, फाइनल वेलोसिटी है आपका, देखिए यहाँ पे 0, ठीक है, इसको इनिशियल वेलोसिटी कहेंगे, यहाँ पे जो वेलोसिटी है और यहाँ पे जो वेलोसिटी है फाइनल वेलोसिटी, तो फाइनल वेलोसिटी पहले 0, इनिशियल वेलोसिटी कितना है 6 है, देखिए ध्यान से, इनिशियल यहाँ पे था 6 वेलोसिटी 6, और टाइम देखिए कितना लगा 6 का लगा, यानी कि माइनस का 6 अपॉन में 6, यानी कि माइनस का 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि आप फॉर्मूला लगा के भी कर सकते हैं, और जो आपने परपेंडिकुलर अपने बेस कर रखा है उससे भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हमने रिटार्डेशन निकाल दिया, रिटार्डेशन कितना आ गया, माइनस का 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिर आपसे बोला है डिस्टेंस ट्रेवल ए टू बी, यानी कि ए से बी के दौरान, मेरा ए मैंने आपको बोला था पहले ही टाइम इंटरवल देगा, ए से बी के दौरान वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है ये निकालना है। तो मैंने क्या बताया कि ए और बी ग्राफ और एक्स एक्सिस के बीच में जो एरिया इंक्लोज हो रहा है कि ये वाला एरिया आपको निकाल देना है, ये वाला एरिया आपको निकाल देना है, ठीक है। तो अगर हम ये वाला एरिया निकाल दें, क्योंकि ए से बी पूछा है तो इसीलिए यही वाला एरिया हमें चाहिए। तो ये आपका क्या बन रहा है, रेक्टेंगल, ठीक है, क्या बन रहा है, रेक्टेंगल। तो कैसे निकालेंगे एरिया, लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है, लेंथ यहाँ से यहाँ तक होगा, तो यहाँ पे था 4 और यहाँ पे है 10, तो कितना है इसके बीच में 6, ठीक है, यानी कि 4 से 10 के बीच में कितना का गैप है, 6 का गैप है, तो यानी कि लेंथ आपका हो गया 6, ठीक है। ब्रेथ हो गया ये, ठीक है, तो ब्रेथ भी कितना है आपका, देखो यहाँ से तो 4 और फिर 10 के बीच में जो गैप है 6 है, और यहाँ पे भी कितना है 6 है, यानी कि 36 मीटर आपका डिस्टेंस निकालेगा। एरिया निकाल दिया, देखो यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 10 है, तो 10 मत ले लेना, लेंथ कितना हो जाएगा, 4 और 10 के बीच में गैप कितने का, 6 का, तो लेंथ हो गया 6। ब्रेथ भी कितना उसका 6 है, ये 6 तो ये भी 6 होगा, यानी कि 6 6 36 मीटर उसका डिस्टेंस हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने ए से लेके बी तक का उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया वो भी निकाल दिया, ठीक है। दूसरी बात इसमें ध्यान रखिएगा कि जरूरी नहीं कि ए से बी के पूछा, अगर आपसे पूछा रहता ओ से ए तक, बोलेगा कि ओ से ए तक कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो ये वाला एरिया निकाल देते, ठीक है, जो ट्राइंगल का एरिया है वो निकाल देते। कैसे निकालते, हाफ बेस इंटू हाइट, तो बेस कितना हो गया 4, देखिए 4, तो हाफ बेस की जगह कितना आ जाएगा 4, और हाइट की जगह कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। इसको फिर सॉल्व कर दीजिएगा, ठीक है। और अगर पूरा पूछता ओ से लेके सी तक कितना डिस्टेंस किया, रिपीट, ओ से लेके सी तक कितना डिस्टेंस अगर ट्रेवल किया ये पूछता, तो पूरा का एरिया निकालते, फिर से ट्रेपेजियम बन रहा है देखिए, या फिर आप इसको ब्रेक करके भी कर सकते हैं। ये भी मैंने बोला था कि अगर आपको ओ से लेके सी तक डिस्टेंस पूछता तो पूरे का एरिया निकालना है, तो पहले इस वाले ट्रायंगल का एरिया निकालिए, फिर इस वाले रेक्टेंगल का एरिया निकालिए या स्क्वायर जो भी कह लो, फिर इस वाले ट्रायंगल का एरिया निकालिए। लेकिन 3 फिगर में आप उसको ब्रेक कर दीजिए और तीनों का एरिया को क्या कर दीजिए, ऐड ऑन कर दीजिए, तो आपका पूरा डिस्टेंस निकल जाएगा, यानी कि एरिया निकल गया तो डिस्टेंस निकल गया। तो इस तरीके से इन सवालों को किया जाता है। तो ग्राफ से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हो सकते थे, ठीक है, वो मैंने आपको पूरा बता दिया, ठीक है। तो आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। प्रैक्टिस जरूर करिएगा, ठीक है, कुछ क्वेश्चनों को भी ट्राई करिएगा, तब जाके आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस करते रहा करो कि ग्राफ से रिलेटेड अगर खुद से कुछ एक आध क्वेश्चन करके देखा करो कि आपसे वो क्वेश्चन हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। तब तक के लिए आप खूब मेहनत करो, खूब पढ़ाई करो। टेक केयर, बाय बाय, गुड।